नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर और उनके एमसीक्यूज। तो समय को बर्बाद किए बिना सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में जो पहला कथन है ये दिया गया है, यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। ये बिल्कुल सही है, जो बिना किसी ब्याज के कार्यशील पूंजी संग पार्श्विक मुफ्त ऋण सुविधा प्रदान करती है या सुविधा देती है। तो आपका ये माइक्रो क्रेडिट योजना है, ये तो सही है, पर ये बिना पूंजी कार्यशील पूंजी की मुफ्त नहीं देती। ये केवल 10,000 तक आपको मुफ्त देगी, उसके बाद मुफ्त नहीं रहेगा। ये आंसर आपका तब गलत हो जाता है। ये आपका विकल्प जो है ये विकल्प आपका गलत है। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी? 2020 में ही लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय। यह पूरे भारत को कवर करता है, तो ऐसा नहीं है पूरे भारत को कवर नहीं करता है। ये वहाँ कवर करता है जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स 2014 के अधिनियम के द्वारा स्वीकृति में है। तो ये आपका ये भी गलत हो गया। तीसरा है, हाल में ही इस योजना की ऋण अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस ऋण की अवधि 2025 दिसंबर तक बढ़ा दी गई, तो बिल्कुल गलत है। बढ़ाई गई कब तक? 2027 तक। तो आपके सभी जो आपके सभी पॉइंट्स दिए गए थे, सारे पॉइंट्स आपके गलत हैं। तो आपका जो विकल्प दिया गया है कथन में, कथन डी कोई भी नहीं, यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हेला कोशिका के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, हेला कोशिकाओं का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा एक कैंसर अनुसंधान पद्धति विकास करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण करती है कि कोशिका रेखा कैंसरग्रस्त है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। हेला कोशिका क्या करती है? या कैंसर रोगियों का पता लगाती है और उसमें ये टेस्ट करती है कि कोशिका रेखा कैंसरग्रस्त है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, हेला कोशिकाएं प्रयोगशाला संस्कृतियों में लगातार बढ़ सकती हैं और प्रजनन कर सकती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, पर पहला दूसरे का रीजन नहीं हो सकता। यानी जो दो कथन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी दोनों सही तो हैं, पर इसका ये रीजन नहीं हो सकता। यानी रीजन यानी कारण कि इसी वजह से दूसरे विकल्प की वजह से पहला हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। दोनों सही हैं पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका जो विकल्प बी दिया गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यही सही आपका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, पोलियो प्रॉक्सीज के संदर्भ में कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो दिया गया हमारा पोलियो प्रॉक्सीज अप्रत्यक्ष या साक्ष्य या संकेतक है। पोलियो प्रॉक्सीज अप्रत्यक्ष साक्ष्य या संकेतक है जिनका उपयोग वैज्ञानिक पिछली पर्यावरणीय स्थितियों जैसे जलवायु, वनस्पति या महासागर की स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। तो पोलियो प्रॉक्सीज क्या है? ऐसा संकेतक है जिसका यूज साइंटिस्ट किस में करते हैं? पर्यावरणीय सिचुएशंस या कंडीशन जो हैं, जैसे कि जलवायु है, वनस्पति या महासागर स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिए। ये भी आपका सही है। दूसरा है, वे केवल युग के बड़े पैमाने या मौसमी समय सीमा तापमान विसंगति अनुमान प्रदान कर सकते हैं। ये भी आपका सही है। यानी दोनों विकल्प आपके सही हैं, यानी दोनों पॉइंट्स आपके सही हैं। तो हम विकल्प में देखेंगे, उत्तर विकल्प में हमें सी में जो दिख रहा है कि एक और दो दोनों, यही हमारा सही उत्तर है।
अगला और चौथा प्रश्न है हमारा, यल के 99 यल के 99 जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यल के 99 क्या है? हल्के खनिज हल्के खनिजों का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण है। यानी यल के 9 क्या है? हल्के खनिजों का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण है, तो ये गलत है आपका। दूसरा है, बिजली को बिजली में परिवर्तित करने का एक उपकरण है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो सीधे से गलत है। बिजली ऑलरेडी बिजली है, तो उसे बिजली में परिवर्तित करने का क्या मतलब है? ये तुरंत गलत हो गया। और तीसरा है, कमरे के तापमान पर एक सुपर कंडक्टर है, ये बिल्कुल आपका सही है। यल के 99 क्या है? कमरे के तापमान पर एक सुपर कंडक्टर है। और आपका कम लागत पर नैनो कणों का उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है, तो आपका डी भी गलत है। आपका केवल सी ऑप्शन जो है वही सही है कि यल के 99 क्या है? कमरे के तापमान पर एक सुपर कंडक्टर है। तो अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम यानी PMSSV स्कॉलरशिप योजना किससे संबंधित है? PMSSV स्कॉलरशिप योजना किससे संबंधित है? आपके जो कथन दिए गए हैं उनको देखना है हमें। तो पहला ये है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। OBC केवल नहीं, यानी एक सेंट्रल स्कीम है पर केवल OBC के लिए है, ऐसा नहीं है। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प है आपका, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, तो बिल्कुल सही है। PMSSV स्कॉलरशिप योजना किसके द्वारा कार्यान्वित है? ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और तीसरा है आपका, योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिए ही उपलब्ध होगी, ये भी सही है आपका। यानी कि ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है ये सिर्फ जो इंडिया में यानी भारत में ही अध्ययन करेंगे उनके लिए ही उपलब्ध है, बाहर के लिए नहीं। तो आपका दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हम उत्तर विकल्प में देखेंगे, जो भी हमारा मिल रहा है कि केवल 2, यही सही आंसर होगा। अगला और छठवां प्रश्न है हमारा, अक्सर खबरों में देखी जाने वाला नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नया सवेरा योजना दिया गया UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और है SSC राज्य PCF के प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना है। यानी कि जो PCF UPSC या अदर स्टेट में हैं, जो भी अदर स्टेट के हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उत्तीर्ण कर लेते हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी। वो भी किन छात्रों के लिए? जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए विकास के लिए योजना, ये भी गलत है। तीसरा है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए योजना, ये बिल्कुल सही है आपका। नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए, जो प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग की योजना है नया सवेरा। और डी ऑप्शन, स्कूल छोड़ने वाले औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल के विकास के लिए योजना, ये भी गलत है। तो आपका केवल सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया आपका, फॉरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में किसके? फॉरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, फॉरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो बिना डिफ़ॉल्ट के ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। यानी कि फॉरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का ऐसी रेटिंग है जो ये दिखाता है कि नहीं, इसका क्रेडिट जो है सही है। यानी क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इसका जो साख है वो सही है और स्वतंत्र है, इसमें ऋण चुकाने की क्षमता है। यानी अगर इसको लोन दिया जाएगा तो ये इसे चुका सकता है।
तो फॉरेन क्रेडिट रेटिंग यही है, तो बिल्कुल आपका पहला सही है। दूसरा है FIL फिरफल एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बिल्कुल गलत है। और तीसरा जैव विविधता के नुकसान से देशों की फॉरेन रेटिंग नीचे हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि अगर जहाँ पे आपका डिजास्टर होगा, जैव विविधता के नुकसान होंगे, वहाँ पे फॉरेन रेटिंग ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी। तो पहला और तीसरा दो ऑप्शन आपके सही हैं, तो उत्तर विकल्प में केवल दो हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा पहचान योजना के संदर्भ में, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, नया सवेरा योजना। अब दूसरी योजना क्या है, पहचान योजना। नया सवेरा योजना किससे संबंधित थी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। नया सवेरा योजना किससे संबंधित थी, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग, वो भी जो प्रतियोगी हैं। और एसएससी इसका PM SSC स्कॉलरशिप योजना किससे संबंधित थी, उन सभी छात्रों के लिए जो इंडिया में पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहचान योजना के संदर्भ में, तो यह है पहला। हस्तशिल्प कारीगरों को नई पहचान प्रदान करने के लिए इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ये गलत है। दूसरा है आपका पहचान कार्ड धारक कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। तो केवल दूसरा ही आपका सही है, केवल दो ऑप्शन आपका बी में मिल रहा है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, केवल एक। आपका केवल एक ऑप्शन, यानी ऑप्शन केवल एक ही सही है, और केवल दो ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे तो देखा जाएगा केवल दो, यानी अगर दो या दो से अधिक विकल्प होते तो इसमें हम केवल एक सिलेक्ट करते। यही ध्यान देने वाली बात है, यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे वो पहले देता था कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन अब दे रहा है केवल दो, केवल तीन। तो ये डाउट नहीं करना है कि केवल तीन ही वाला पॉइंट, आपको देखना है 3 पॉइंट्स आपके सही हो तो तब केवल 3 रहेगा, केवल अकेले 3 से केवल एक रहेगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कुरिल द्वीप समूह के संदर्भ में कथन दिए गए हैं पर विचार करना है। पहला है कुरिल द्वीप समूह ओखोट सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित 4 द्वीपों का एक समूह है। तो कुरिल द्वीप क्या है, एक किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ओखोट सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। कौन सा द्वीप, कुरिल द्वीप, और ये द्वीप 4 द्वीपों का समूह है, तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। कुरिल द्वीप क्या है, कुरिल द्वीप ओखोट सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, और ये द्वीप 4 द्वीपों का समूह है, ऐसा नहीं सिंगल है, 4 द्वीपों का समूह है, तो इसे क्या कहते हैं, कुरिल द्वीप। अब आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुरिल द्वीप कहाँ स्थित है, कुरिल द्वीप, तो आपको ऑप्शन दे देगा अखोट सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कुछ भी दे, और हमें क्या आंसर देखना है, अखोट सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, ये पहला सही है आपका। और दूसरा है आपका इन्हें रूसी सुदूर पूर्व में सखलिन ओब्लास्ट के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है, बिल्कुल गलत है आपका। ओखोट सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, तो रसिया का यानी रूसी सुदूर पूर्व में, बिल्कुल गलत है आपका। तीसरा है इन द्वीपों पर दावा रूस करता है लेकिन कब्जा जापान का है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी पे जो आपके कब्जा है, सॉरी कब्जा जापान, कब्जा रूस का ही है, गलत, कब्जा रूस का ही है, जापान का नहीं है, कब्जा आपके रसिया का ही है, और ये रसिया द्वारा ही प्रशासित भी किया जाता है, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक। पहला और दूसरा दो ऑप्शन सही है और तीसरा आपका गलत है, क्योंकि इस पर कब्जा जापान का नहीं है, कब्जा रसिया का है, तो केवल दो ऑप्शन आपके सही हैं, तो उत्तर विकल्प में आपका बी में मिल रहा है केवल दो, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा आदि पेरुक्कु उत्सव
जो हाल में ही खबरों में देखा गया किस राज्य में है। यानी आदि पेरक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका पहला तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा। कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आदि पेरक। आपका तमिलनाडु सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना कोई क्वेश्चन थे, और जुड़े रहिएगा हमसे। नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।